हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हमारे आज के युग में, सूचना क्रांति के युग में, सैटेलाइट के माध्यम से जो संचार की व्यवस्था जो सफल बनाई गई है, उसका हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सैटेलाइट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाने वाली जो संचार प्रौद्योगिकी है, आज उसके माध्यम से ही हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान इतनी तेजी से और इतनी सफलतापूर्वक तरीके से होने लग रहा है। इसी में एक और माइलस्टोन, एक और अलग जो अचीवमेंट है, वो कम्युनिकेशन के अलावा आज जो है एक रिमोट सेंसिंग के बारे में जो एक नई उपलब्धि हमने हासिल की है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन को सफल बनाने के बाद आज हमने रिमोट सेंसिंग के एरिया में भी कितनी सफलता प्राप्त कर ली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है, उसकी शुरुआत कब से होती है, और इससे पहले विश्व स्तर पर यदि हम जाएं तो इंडियन रिमोट सेंसिंग की जो शुरुआत कैसे हुई, सॉरी इंडियन रिमोट की नहीं बल्कि हम कहेंगे जस्ट ओनली रिमोट सेंसिंग की जो शुरुआत कैसे हुई और इसकी क्या आवश्यकता हुई और इसके क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग हैं जिसके कारण हम रिमोट सेंसिंग की तकनीक पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग से हमारा क्या अर्थ है, तो सबसे पहले हम इसको अर्थ को देखेंगे। रिमोट सेंसिंग का अर्थ है कि हमारे जो डे टू डे लाइफ में हमारे भौतिक संपर्क से दूर, हमारी नैसर्गिक प्राकृतिक क्षमता से दूर यदि कोई भी वस्तु, स्थान या ऐसी कोई चीज है जो हमारे डायरेक्ट भौतिक संपर्क में नहीं आती है या हमारी पहुंच से बाहर है, उसके बारे में हम किसी दूरस्थ वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना उसके बारे में सूचनाएं, उसके आंकड़े को प्राप्त करने की जो तकनीक है, उसको कहा जाता है रिमोट सेंसिंग, यानी कि दूर से ही किसी चीज को भांप लेना, जज कर लेना। तो ये रिमोट सेंसिंग है। प्राकृतिक तौर पर, प्रारंभिक दौर पर ये जो तकनीक संभव नहीं थी, ये हम जो तकनीक है आमतौर पर इसको सबसे बड़ी जो सफलता मिली है वो 20वीं सदी के दूसरे अर्ध में ही, यानी कि 20वीं सदी का जो दूसरा अर्धांश है उसमें रिमोट सेंसिंग को बड़ी सफलता मिली है। प्रारंभिक तौर पर मनुष्य जब अपने आदिम समाज में था तो हम प्रत्येक चीज को अपने हाथों से, सूचनाओं को इकट्ठा करते थे, आंकड़ों को इकट्ठा करते थे या कोई जानकारी जुटाते थे, उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते थे और कोई आंकड़े प्राप्त करने के बाद कोई प्लान बनाते थे। लेकिन उसमें आमतौर पर एक कमी रह जाती थी कि हमारे द्वारा जो प्रयोग किए गए या एकत्रित किए गए जो आंकड़े हैं, जो सूचनाएं हैं, वो कई बार अपर्याप्त होती थी और हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते थे, तो हमारी जो प्लानिंग है वो भी खराब हो जाती थी। ये जो सब है ये प्राकृतिक तौर तरीके से एक जो ह्यूमन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा अपने ही अक्षमता से, अपनी नैसर्गिक अक्षमता से प्राप्त किए जाने वाले जो सूचनाओं के आधार पर, वो अपने अनुभव के आधार पर, अपने अनुमान के आधार पर सूचनाओं को एकत्रित करता था, उसी के अनुसार वो निष्कर्ष निकालता था। उसमें कोई वैज्ञानिक विधि नहीं होती थी और ये हमारी बहुत इनिशियल स्टेज की एक प्राकृतिक तौर पर एक जो सामान्य जो विधि होती थी सूचनाओं को एकत्रित करने की, एक बिल्कुल सामान्य और सरल विधि थी। लेकिन विश्व स्तर पर यदि हम रिमोट सेंसिंग की बात करें तो रिमोट सेंसिंग जो प्रक्रिया कब से शुरू होती है, जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है वो शुरू होती है 1858 से, यानी कि 1858 में जी टूरेनचॉन, जो कि फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे, टूरेनचॉन महोदय ने 1858 में पेरिस के ऊपर एक बड़े से गुब्बारे के माध्यम से, एक बैलून के माध्यम से वहां का कोई चित्र प्राप्त किया और उस चित्र के आधार पर प्राप्त सूचनाओं को जब उन्होंने एक अनुमान के तौर पर, एक निष्कर्ष के तौर पर, मतलब उसमें कोई निकाला, तो उसका जो निष्कर्ष था वो बहुत हद तक सही था। तो ये रिमोट सेंसिंग के बारे में सबसे पहला प्रयोग था। इसके बाद 1858 के बाद 1861 और 62 में भी कुछ इस तरीके के प्रयोग किए गए, बैलून की सहायता से, गुब्बारों की सहायता से किसी भी एरिया के ऊपर जाकर के वहां से चित्र प्राप्त किए गए और उन चित्रों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए वो बहुत हद तक सही साबित हुए और सही साबित होने के बाद जो रिमोट सेंसिंग की जो प्रक्रिया है उसकी एक वैज्ञानिक विधि की शुरुआत होती है। और 1961 तक आते आते अमेरिकी वायुसेना ने रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, वहां के हवाई एयरप्लेन के माध्यम से जो एरिया का सर्वेक्षण करके जो सूचनाएं जुटाई, जो आंकड़े जुटाए, उनका उन्होंने एक बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और एक आधिकारिक रूप से उन सूचनाओं को एकत्रित करना और उनके आधार पर प्लानिंग बनाना शुरू किया। तो ये रिमोट सेंसिंग के एरिया में बहुत बड़े माइलस्टोन थे। लेकिन अब तक आमतौर पर रिमोट सेंसिंग का प्रयोग था वो ज्यादातर जो है मौसम के बारे में जानकारी जुटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन 1972 में अमेरिका ने अर्थ रिसोर्स ऑब्जर्वेटरी सिस्टम को शुरू किया, यानी कि अब सिर्फ मौसम के बारे में नहीं बल्कि
पृथ्वी पर मिलने वाले संसाधनों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अमेरिका ने एक साइंटिफिक टेक्निक डेवलप की और 1972 के बाद यानी कि 1972 के बाद जो रिमोट सेंसिंग का प्रयोग है वो आमतौर पर सभी देशों के द्वारा वहां के संसाधनों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में भी 1988 में रिमोट सेंसिंग के लिए प्रक्रिया या प्रयास शुरू हुए और 1988 में भारत ने अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया था। भारत का जो रिमोट सेंसिंग जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसको भारत ने अपने संपूर्ण संसाधनों के एक सूचना प्राप्त करने के लिए या समग्र संसाधनों का जो प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके तहत भारत ने रिमोट सेंसिंग को डेवलप किया है। जो नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके तहत भारत का जो अधिकतर जो जोर है रिमोट सेंसिंग के लिए वो है हमारे यहाँ पर मिलने वाले सभी संसाधनों के बारे में जानकारी जुटाना। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है, हम किस प्रकार से किसी एरिया के बारे में, किसी संसाधनों के बारे में इतने सटीकता के साथ, सहजता के साथ जो है जानकारी जुटा सकते हैं। आमतौर पर हम जानते हैं पृथ्वी पर जो जीवन का स्रोत है वो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है। सूर्य से मिलने वाली विकिरण या किरणें जो हैं वो किसी भी वस्तु पर जब पड़ती हैं तो वह वस्तु उस विकिरण को कुछ हद तक अवशोषित कर लेती है और कुछ हद तक उसका प्रकीर्णन और उत्सर्जन और उसका इमिशन कर देती है। जब हम किसी सूर्य की किरण का, किसी सनरेज का जब इमिशन करते हैं, उसका स्कैटरिंग करते हैं, तो उसमें से कुछ जो मात्रा है प्रकाश की वो वस्तु के अंदर रह जाती है और कुछ मात्रा जो है वस्तु उसका उत्सर्जन कर देती है। तो उसी इमिशन के आधार पर, उसी ट्रांसमिशन के आधार पर उसके द्वारा मिलने वाली प्रकाश की या ऊर्जा की प्रकृति और मात्रा का अनुमान लगा करके हम किसी भी संसाधन के बारे में, वहां की वस्तु के बारे में, वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहां के धरातल के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। और ये जो अनुमान है ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक विधि पर आधारित होता है और हम बहुत हद तक सटीकता के साथ इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो यह रिमोट सेंसिंग की कार्य प्रणाली। भारत ने भी 2009 में PSLV-C12 के माध्यम से जो रिमोट सैटेलाइट जो लॉन्च किए उसमें रिसेट 2 जो रडार इमेजिंग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। इस रडार इमेजिंग की सैटेलाइट के माध्यम से भारत ने जो नागरिक सेवा प्रणाली थी, यानी कि हमारे जो सिविल सिटीजन्स के लिए जो डे टू डे लाइफ की जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, जैसे कि प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं कि आम आदमी उन सुविधाओं का किस प्रकार से यूज कर सकता है, घर बैठे हमारे यहाँ पर हम कैसे प्रशासन के द्वारा प्रोवाइड की गई सुविधाओं का हम यूज कर सकते हैं, उसका प्रयोग किया गया। अनुसेट दूसरा जो एक रिमोट सैटेलाइट था जो कि मद्रास में अन्ना यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया था और इसका जो प्रयोग था आमतौर पर वहां के विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा सूचनाओं का, आंकड़ों का, डेटा का आदान प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो ये भारत के द्वारा कुछ प्रमुख जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थे, ये थे भारत की रिमोट सेंसिंग प्रणाली थी। आमतौर पर भारत की जो रिमोट सेंसिंग प्रणाली है उसका जो मास्टर कंट्रोल जो सेंटर है, यानी कि जहां से हम रिमोट सेंसिंग प्रणाली को जो कंट्रोल करते हैं, इसका जो सेंटर है वो हैदराबाद में है। तो रिमोट सेंसिंग प्रणाली का जो है वो इतना इस पर जो बल दिया जाता है, उतना जो इस पर जोर दिया जाता है, उसका क्या कारण है? यानी कि निश्चित रूप से रिमोट सेंसिंग प्रणाली के हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में बहुत से उपयोग हैं। इसी उपयोग के कारण हम रिमोट सेंसिंग प्रणाली पर इतना जोर देते हैं, इतना बल देते हैं। तो ये देखते हैं रिमोट सेंसिंग प्रणाली के वो कौन कौन से प्रयोग हैं, वो कौन कौन से हमारे डेली लाइफ में यूजेज हैं, जिसके आधार पर हम रिमोट सेंसिंग प्रणाली को इतना डेवलप करने पर इतने संसाधन हम खर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन का आकलन, यानी कि हमारे एरिया में, हमारे देश के पूरे क्षेत्र में कितनी फसलों का, किस फसल का कितना क्षेत्रफल है, किस एरिया में कितनी फसल बोई गई है, उसका उत्पादन कितना है, इस सब का आकलन हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और इस टेक्निक को नाम दिया गया था CAPE। फसलों के क्षेत्रफल के अलावा सूखा मूल्यांकन कार्यक्रम भारत में हम जानते हैं आमतौर पर वर्षा की जो मात्रा है वह निश्चित और अनियमित होती है। इससे बहुत से क्षेत्र हैं जो है वो सूखा प्रभावित हो जाते हैं और कई बार सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर समय पर सहायता नहीं प्रोवाइड करवाए जाने के कारण वहां पर बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। डे टू डे लाइफ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए, समय रहते हुए उसका उपाय करने के लिए, सूखा का मूल्यांकन करने के लिए, जो ड्राफ्ट एरिया है उसका इवैल्यूएशन करने के लिए भी रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। सूखा मूल्यांकन के बाद सिंचाई प्रबंधन यानी कि इरिगेशन मैनेजमेंट, वेस्टलैंड का भूमि जो बंजर भूमि प्रबंधन है,
हम वेस्टलैंड को मैनेजमेंट करने के लिए, उसके रिक्लेमेशन के लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए या वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए, जल प्रबंधन के लिए भी हम रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं। बाढ़ मानचित्रण कि जब वर्षा के दौरान जब हमारे मानसून का मौसम होता है तो यहाँ पर मात्रा जो वर्षा की मात्रा होती है वो कई बार अचानक बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा हो जाती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आजकल बिहार में बाढ़ की स्थिति आपने देखी, तो बाढ़ का मानचित्र बनाने के लिए यानी किस एरिया में कितनी बाढ़ से कितनी हानि हुई, कितना वहां पर पानी का लेवल था, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे वहां से पानी के लेवल को कम किया जा सकता है, पानी की निकासी का उपाय कैसे किया जा सकता है, तो सब बाढ़ से रिलेटेड फ्लड मैनेजमेंट के लिए भी हम रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं। छायाचित्र, जिसके लिए कार्टोसैट 1 जो सैटेलाइट था रिमोट सेंसिंग का, वो लॉन्च किया गया था और छायाचित्र के माध्यम से मतलब है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आधारभूत ढांचा, वहां का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी सड़कों की हालत क्या है, हमारे वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके लिए क्या क्या सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं, कैसे हम शहरी और गांव का जो विकास कर सकते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए भी हम रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो रिसोर्सेज सैटेलाइट हैं, यानी कि जिसका मुख्य जो प्रयोग था वो भूमि के अंदर पाए जाने वाले रिसोर्सेज के बारे में, वहां की उसको डायरेक्ट छुए बिना, हम अपने प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क के बिना हम पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, प्लेटिनम है, कोयला है या और कितने भी जो हमारे भौतिक संसाधन हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए हम रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं। वन संसाधनों का सर्वेक्षण, भारत में जो भी फॉरेस्ट सर्वे होता है वो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से होता है। हमें पता चलता है कि हमारे पास में कितने एरिया में कितने फॉरेस्ट हैं, किस प्रकार के फॉरेस्ट हैं, हमें एक अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर कितने हमें और अधिक फॉरेस्ट लगाने की, वन लगाने की, वृक्षारोपण की आवश्यकता है। इसके लिए हम सब रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं और रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो डाटा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, भारत सरकार अपनी प्लानिंग में उसका फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग के बहुत से और भी कुछ अन्य प्रयोग हैं, जैसे कि हम किसी फसल में लगने वाले रोग के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, जैसे कि यदि भारत और चाइना के बीच में कोई सीमा विवाद है या भारत पाकिस्तान के बीच में कोई सीमा विवाद है तो उसको भी हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सीमा कहां से गुजरती है, कौन सा एरिया किसके अंदर आता है। इसके अलावा कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक जो आपदा है, उसके बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए, उसके लिए राहत के उपाय को प्रोवाइड करवाने के लिए हम रिमोट सेंसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष क्षेत्र, जैसे कि जब हमें किसी विशेष क्षेत्र के बारे में कोई विशेष सूचना जुटानी होती है, वहां से भी हम रिमोट सेंसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पीछे ही हमने एक घटना सुनी होगी, जो आंध्र प्रदेश के एक सीएम थे श्री राजशेखर रेड्डी शायद, उसकी जो डेड बॉडी थी वो किसी पहाड़ियों में मिली थी और उसकी डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करने में रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था, उसके माध्यम से उसको लोकेट किया गया था। तो ये कुछ विशेष क्षेत्र में किसी विशेष जानकारी को जुटाने के लिए भी रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज ये था रिमोट सेंसिंग के प्रयोग के बारे में और रिमोट सेंसिंग की टेक्निक के बारे में। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम एक साइंस एंड टेक के अलग महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर उपलब्ध होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।